हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले आज अध्याय 3 स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, ये 11th क्लास फिलहाल चल रही है, लेकिन ये जो चैप्टर में जो फॉर्मूले मैं अभी बताने वाला हूँ ये 11th और 12th दोनों ही क्लासों के लिए हैं। यानी ये वीडियो दोनों ने ही देखनी है, 11th ने भी और 12th ने भी, ठीक है। और जो 11th क्लास में है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर यहाँ पर के जितने फॉर्मूले हैं इनको एक अच्छी तरह से कॉपी में लिख लेना। यानी इस चैप्टर को ही अगर चाहो तो रखना जो कॉपी में भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि कक्षा 12 में जब आप जाओगे जहाँ पर आप पढ़ोगे त्रिकोणमितीय फलन, फिर से आएगा यही चैप्टर, तो वहाँ पर लगभग 90% हिस्सा यहीं का होता है। 10% वहाँ नया ऐड होता है, कुछ हल्का छोटा सा। बाकी 90% सब यहीं का होगा। वहाँ पर जब जाओगे, अगर यहाँ नहीं पढ़ाया आपने चैप्टर, तो वहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो दोबारा वापस ये चैप्टर नहीं पढ़ाएगा, यहाँ 11 का। और वहाँ अगर आपने 11 वाला नहीं पढ़ा होगा तो 12 में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है आपके लिए 12th क्लास के लिए। यानी जब आप 12th क्लास में जाकर, कई सारे चैप्टर हैं जहाँ पर अवकलन, समाकलन और इस तरह के समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, काफ़ी चैप्टर हैं, बहुत सारे, लगभग 6-7 चैप्टर हैं जिनमें क्या होता है, त्रिकोणमिति का यूज होता है। और त्रिकोणमिति आपको वहाँ पर भी मिलेगी देखने को, लेकिन वहाँ की त्रिकोणमिति से वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको यहाँ की त्रिकोणमिति आनी चाहिए, तो आपको 12th क्लास में बहुत हेल्प मिलेगी। और यहाँ नहीं पढ़ोगे तो 12th में फिर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ अच्छे से समझना। पहली चीज़ तो कुछ सूत्र मैंने कल आपको दिए थे और कुछ आज नए लिखे हैं, तो आज मैं दोनों ही तरह के सूत्रों को समझाने वाला हूँ। पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आएंगे, सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने, सारे फॉर्मूले, ठीक है। बस आपको याद करने हैं, कुछ याद करने पड़ेंगे और कुछ मैं समझाने वाला हूँ, जो कि कई लोग, कई ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी, जिनको मतलब पढ़ उनने काफ़ी पहले लिया और 10-20 साल के बाद भी उन्हें ये फॉर्मूले कैसे आए ये समझ में नहीं आते। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ये तो नहीं चाहोगे। इसलिए जितने भी फॉर्मूले मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब समझो, क्योंकि रटोगे तो कुछ ही दिन याद रहेगा और फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहली बात, डिग्री आप जानते हो कि जो पाई होता है, अगर पाई की वैल्यू आप 180 डिग्री लिखो, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो ये डिग्री में लिख रहे होते हैं। और आपको पता है पाई का मान, आपको पता है पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 या 3.14 भी होती है। तो ये जो मान होता है इसको रेडियन बोलते हैं। यानी आपको पता चल गया कि अगर कहीं पर 180 लिखा है डिग्री पाई के रूप में, तो वो डिग्री में है, और कहीं पर 22/7 लिखा है तो ये रेडियन में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा ये 0 डिग्री होता है, और जब आप यहाँ से ऐसे कोण बनाओगे तो यहाँ तक अगर आप जाओगे इधर को, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, पाई/2, क्योंकि पाई का मतलब क्या है, 180। 180 पाई की जगह रखोगे तो 180/2 कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये 90 डिग्री कहो या पाई/2 कहो, ये दोनों आपको आनी चाहिए। फिर आपने कहा कि हम लोग यहाँ से कोण बना रहे थे, अब हम इधर तक बना रहे थे तो 90 डिग्री बन रहा था। अब हम आगे इधर तक चले जाएंगे, अगर आपको पता ही होगा कि अगर मैं ये पूरा कोण बना दूं तो ये कितना बन जाता है, 180 डिग्री। तो यानी यहाँ से अगर आप यहाँ जा रहे हो तो 90, और इससे आगे जा रहे हो यहाँ तक तो 180। और 180 को आप क्या लिख सकते हो, पाई, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। फिर आपने कहा हम और आगे जाते हैं, यहाँ से और आगे यहाँ तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक 180 ये हो गया और 90 ये हो गया, कितना हो गया, दोनों जोड़ोगे 270। तो 270 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 पाई/2। अभी खाली ध्यान रखना, जब ये पहली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप डिग्री को इसमें बदल सकते हो। ये 3 पाई/2 है, ये रेडियन है, क्योंकि पाई के रूप में दिया है, और कहीं पे अगर डिग्री के रूप में दिया होगा तो डिग्री लिखा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये 3 पाई/2 यानी 270 होता है यहाँ से यहाँ तक का। और फिर आपने कहा नहीं हमें और आगे जाना है यहाँ तक का, तो आपको पता है ये 180 है, तो ये पूरा गोला कितने का होगा, 360 डिग्री। और 360 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये 0 क्यों लिखा है, ये 90 पाई/2 क्यों लिखा है, 180 पाई क्यों लिखा है, 270 3 पाई/2 क्यों लिखा है, और ये 360 2 पाई क्यों लिखा है। यानी जब आप यहाँ से यहाँ को गए तो कहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, उसे डिग्री और रेडियन दोनों में लिखा है। ये डिग्री में लिखा है, ये रेडियन में लिखा है। रेडियन जब भी होगा तो पाई के रूप में होगा, डिग्री जब भी होगा तो 180 डिग्री के रूप में होगा। और रेडियन में जो पाई होता है, इसकी जगह पर बाद में कहीं कुछ रखना पड़े तो हम 22/7 रखते हैं, ठीक है। तो अब जरा इसको देखते हैं। जब आप पहले वाले जीरो से, इसको समझना, ये मेन है, यहीं पर है सब कुछ। यहाँ पर अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आपको
48 फॉर्मूले आ जाएंगे, 48 सूत्र आपको याद हो जाएंगे, हल्की सी है मेहनत करने पर। और अगर आप नहीं करना चाहते हो मेहनत तो 48 सूत्र याद करो, रटो, फिर उन्हें कहीं पर क्वेश्चन में लगाना होगा तो भूल जाओगे, ये बात फिक्स है। अब जब क्वेश्चन करोगे, जब चलेगा चैप्टर, तो समझ में आएगा कि हाँ सर ने सही कहा था। अगर हमने समझ लिया होता फिर वापस दोबारा से आके इस वीडियो को देखोगे और समझोगे। ठीक है, 48 सूत्र याद होंगे इतने से, इस चित्र से। ये 48 तो छोटी सी बात बोल रहा हूँ, उसके अलावा बहुत कुछ याद होगा। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। जब आप 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हो, यानी ये इसको चतुर्थांश कहते हैं ना, क्वाड्रेंट, इंग्लिश वाले क्वाड्रेंट्स कहते हैं, हिंदी वाले चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ठीक है, कौन सा वाला, ये 0 से 90 वाला। ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, चतुर्थ होता है, यानी 4 चतुर्थांश यानी 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो जब पहले चतुर्थांश में जाओगे तो सभी त्रिकोणमितीय फलन, आपको पता है कि त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट, 6 होते हैं। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ये आपको याद करना है। ये धनात्मक होते हैं 0 से 90 डिग्री के अंदर कहीं पर भी जाओगे तो। फिर द्वितीय में जाओगे तो यहाँ पर साइन और कॉसेक तो धनात्मक होते हैं, बचे कौन से, 6 बच गए, वो 6 ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, साइन होगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना, आपको पता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। जब साइन धनात्मक होगा तो कॉसेक अपने आप ही हो जाएगा। यानी जब आप द्वितीय चतुर्थांश में जाते हो तो साइन और कॉसेक जो होते हैं धनात्मक होते हैं, और जैसे तृतीय में जाते हो तो टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, बचे हुए 4 जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ऐसे ही जब हम चतुर्थ में जाते हैं तो कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक। याद करने का तरीका, पहले में सारे, फिर साइन, और फिर चौथे में आओ कॉस, फिर यहाँ टेन, समझ रहे हो ना, साइन, कॉस और टेन, ऐसे याद रखना। इससे क्या होगा, साइन है तो उसका उल्टा कॉसेक भी होगा धनात्मक, कॉस है तो उसका उल्टा सेक भी होगा धनात्मक, टेन है तो उसका उल्टा कॉट भी धनात्मक होगा। इतना याद हो गया होगा, इससे आप बनाते हैं फॉर्मूले। इससे फिलहाल अभी बनाएंगे, इसका ज़रूरत अभी है, देखते हैं। ठीक है, पहले मैं जो इसके 48 फॉर्मूले बाद में बता रहा हूँ जो आपको इससे आएंगे, उससे पहले आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, ये जो कि आपने सीखी होगी। लेकिन आपने कहाँ तक सीखी होगी, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इतना ही सीखा होगा बस। इससे आगे का किसी ने आपको बताया नहीं होगा क्योंकि वो था नहीं अभी तक। लेकिन 11th क्लास से आगे, इससे आगे यहाँ भी आएगा और उसके आगे भी आएगा। यानी आपने क्या क्या सीखा है बताऊँ मैं अभी। आपने सीखा है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, फिर यहाँ पर आओगे तो ये 30 डिग्री होता है ना, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, और साइन 90 का कितना होता है। इतने के अंदर ही आप सीख रहे थे। ठीक है, अब बताओ इसमें आपको क्या लिखा गया है, सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। तो जब आपने ये टेबल देखी होगी यहाँ 90 डिग्री तक का, तो आपने देखे होंगे सारे के सारे धनात्मक हैं सारे के सारे, सभी के आगे प्लस होगा, कोई भी माइनस वाला नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ भी काम आने वाली है। अब कैसे, और जब आप दूसरे में गए ना यहाँ आगे, तो आपको पता चला कि 90 से 180 के बीच में तो साइन और कॉसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। तो मैंने 90 से 180 के बीच का भी बना रखा है। ये देखो साइन वाला, ये साइन वाला धनात्मक है, और कॉसेक वाला ये लाइन धनात्मक है। बाकी देखो कॉस वाला सारे ऋणात्मक है, टेन वाला सारे ऋणात्मक है, आगे जाओ सेक वाला ऋणात्मक है, कॉट वाला ऋणात्मक। कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री से 180 तक का। अब 180 से आगे भी आप जाओगे, ये मैंने बनाया नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो। 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। फिर 270 से 360 के बीच में भी आप जा सकते हो, वहाँ कॉस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। तो वो हमने लिखा नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी उसकी, लेकिन उसकी ज़रूरत को पूरा कौन करेगा, ये 48 सूत्र जो मैं कह रहा था अभी आगे लिखे हैं मैंने, ये सारे लिख रखे हैं। देखो कहीं पर भी ना, कहीं ढूंढ लो, इंटरनेट में ढूंढ लो, कहीं किसी किताब में ढूंढ लो, कहीं पर भी वो 48 फार्मूले मिलने वाले नहीं आपको। कुछ बहुत मिल जाएंगे 4-5 बस, किताब में तो आपको 2-3 ही दे रखे हैं, लेकिन सारे के जब क्वेश्चन करोगे तो वो 48 के 48 यूज होते हैं। अब वो मैंने लिखवा दिए ताकि मैं नहीं चाहता कि कभी भी लाइफ में आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से कोई प्रॉब्लम आए। कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पता चल गया है हम अभी 0 से 180 तक बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको 30, 45, 60 और 90 तो आता ही है। इसके आगे क्या होता है, 120 होता है, 135 होता है, 150 होता है, और फिर 180 होता है। क्या कहा मैंने, आपको पता है 0 डिग्री होता है, फिर 30 होता है, फिर 60
30 के बाद 45 होता है, फिर 60 ही होता है, और फिर 90, तो ये आ गया। फिर उसके बाद 120 होता है, फिर 135 होता है, फिर 150 होता है, और फिर 180 होता है। यानी इन दोनों के बीच में 3 आए थे ना, ये 3, तो इन दोनों के बीच में देखो 3 आए हैं। ऐसे यहाँ भी 3 आते होंगे, ठीक है, यहाँ भी 3 आते होंगे, तो ये तो बात की बात है। अब हमें अभी पढ़ना है सिर्फ यहाँ से 90 तक का, और 90 से 180। 90 से 180 में ध्यान रखना साइन कोसेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक। अब जरा देखो, 0 डिग्री 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हो, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, 90 के बाद 120 को 2π/3, और 135 को 3π/4, 150 को 5π/6, 180 को पाई। अब देखो डिग्री में तो आपको याद है, पाई के रूप में आपको याद नहीं है, पाई मतलब रेडियन के रूप में आपको याद नहीं है। तो ये निकालना मैं आपको सिखाऊंगा जब पहली एक्सरसाइज शुरू होगी, पहली प्रश्नावली, जब प्रश्नावली 3.1 शुरू होगी तो वहाँ पर मैं आपको ये सिखा दूंगा। बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे चलो देख लो, 30 डिग्री है ना, इसको आपने पाई के रूप में बदलना है, तो इसको पाई से गुणा करो और 180 से भाग दो, क्योंकि आपको पता है ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप कर लो, 3 6 30 6 180, तो π/6 आया। तो 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। ऐसे आ जाओ, चलो 135 डिग्री पे आ जाओ। 135 को आपने पाई के रूप में बदलना है, तो π/180 से गुणा करो। अब आपको पता है 15 से जब इसको करोगे, 15 का 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, 15 से करोगे 15 9 में 135, फिर 3 3 9, 3 चक को 12, क्या आया 3π/4 लिखा है। तो आपको ये आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी इसके लिए क्वेश्चन भी हैं हमारे, देखेंगे। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री 0 होता है, ये 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। इतना आपने रटा था, ये आपको आता है, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ऐसा है कि अभी आपके उसमें सिलेबस में है नहीं इतना, और फिर मैं इसको अगर कराने लग गया तो आपको पता है कि सिलेबस बहुत पीछे है, और फिर तो हो गया कहानी ख़त्म। तो ये आएगा आगे की क्लासों में कहीं पर भी। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इतना खास नहीं है। ट्रायंगल के फॉर्म से हम समझ सकते, निकाल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है। ये सारे निकालने आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल से बनाना सिखाते हैं, ठीक है। जो फिलहाल अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत है नहीं तो आगे कहीं ना कहीं पर मैं करा ही दूँगा, ठीक है। तो इतना आपको याद करना पड़ता था, यह आपको समझाया था। बाकी सारी चीज़ें भी उसी से निकलती हैं, ट्रायंगल से। लेकिन हम लोगों ने ट्रिक बना दी। कैसे बनाई? हमने कहा कि जब साइन से नीचे जाते हो तो ये उल्टा लिखो। इसको 1 को यहाँ लिखो, √3/2 को यहाँ लिखो, 1/√2 को यहाँ लिखो, 1/2 को यहाँ, 0 को यहाँ लिखो। इतना आपको पढ़ाया था कि ये लाइन अगर ऐसे चल रही है तो ये लाइन उल्टे में चलेगी, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा। अब तीसरे में चलते हैं, 10 में। 10 में आपको पता है साइन बट्टे कॉस होता है। टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये तो आपको 10th क्लास में पढ़ा दिया। तो अब आप बताओ कि साइन बट्टे कॉस करना है हर जगह। जब आप 10 निकाल रहे हो तो यहाँ 0/1 0 ही आएगा। अब 1/2 बट्टे 0, √3/2 आपको पता है 2 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, ये यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ ये बट्टा ये करोगे तो पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपको पता है ये बट्टा ये करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 2 कट जाएगा, √3/1 √3 आएगा। अब 1/0, 1/0 जो होता है ना, इसको अनंत यानी इन्फिनेटिव अनंत कहते हैं, या अपरिभाषित कहते हैं, कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें हम 1 के बट्टे में 0 लिख दें तो वो कोई संख्या बन जाए। ऐसी संख्या अभी तक संभव नहीं है, तो इसको हम अनंत कहते हैं या अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अनंत किसे कहते हैं? 1/0 को। इसका उल्टा करो कहूँ अगर मैं, तो आप कहोगे 0/1। 0/1 0 होता है। यानी हमको एक चीज़ पता चली कि अनंत का उल्टा 0 होता है और 0 का उल्टा अनंत होता है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। 3 हो गई। अब आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है, 1/sin थीटा। तो आपने क्या किया कि आपने इसको 1/0 किया, तो आपको पता है 1/0 को इन्फिनिटी लिखते हैं। वैसे भी 0 का उल्टा अनंत होता है, आपको पता है। 1/2 का 2/1 होगा, 2 हो जाएगा। √1/√2 का √2/1 होगा, तो उसको √2 लिख दोगे। ऐसे ही इसका उल्टा कर दो, 2 को ऊपर, √3 को नीचे। 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 का उल्टा 1/1 ही होता है, ठीक है। 3 हो गए। 4 हो गए। सेक में जाओगे, आपको पता है कॉस का 1/1 का उल्टा ये, इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लो। 0 का उल्टा अनंत होगा, ये ध्यान रखना। 0 का उल्टा इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होगा। जैसे कि ये 10 का उल्टा कॉट होता है ना, देखो इन्फिनिटी का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। बाकी ये √3 उल्टा हो जाएगा, ये इसका उल्टा 1/√3। इतने तो आपको आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं,
जब 120 90 से आगे चलते हो ना तो उल्टा होता है। देखो यहाँ तक तो आपने यहाँ से यहाँ को किए 1 तक, अब ये इसके पीछे कौन सा आ रहा है, √3/2, इसको लिख दो, फिर इसको लिख दो, फिर इसको लिख दो, फिर इसको लिख दो। है आसान, कोई टफ है? यहाँ तक पहुँचे। अब अगला वाला जो है वो इसके पिछले वाला आ जाएगा, इसके पिछले वाला, इसके पिछले वाला, भाई इनको लिख देना है। यहाँ देखो 0 है ना, अब इसका अगला ये आ गया, ये आ गया, सेम उतारा है। अब माइनस में क्यों उतारा है, आपको पता है कि 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक, तो माइनस चिन्ह लगाया बस। बाकी आसान है, देखो ये है, अगला यही आ गया, ये पर माइनस चिन्ह लगा है क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा। ये देखो वही लिखे हैं नंबर। अब इसमें धनात्मक, क्योंकि आपको पता है साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं। यहाँ देख लो ये आ गया, कुछ भी अलग नहीं है, वह ऋणात्मक चिन्ह लगा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्यों। ये देख लो सेम लिखा है, तो बन गई टेबल। अब मुझे नहीं लगता इससे आसान कुछ होगा। इसके आगे जाओगे तो 0 ये है, जैसे 180 के आगे जाओगे तो इसको उधर लिख दोगे, इसको उधर, बाकी ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह कहाँ से देखोगे, यहाँ से। यानी ये चीज़ है मेन जो मैंने समझाया। अब टेबल बनानी सबको आ जानी चाहिए 180 डिग्री तक का। आगे बढ़ें, फिर से ही वही लिख दिया है मैंने सेम, क्योंकि अब मैं वो वाले कितने 48 फॉर्मूले कराने वाला हूँ। तो देखो होता क्या है, पहले हम करेंगे π/2 sin π/2 प्लस थीटा वाले और sin π/2 माइनस थीटा वाले। ध्यान देना जब आप π/2 और 3π/2 में जाओगे तो बदल जाता है। जैसे sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है, cos थीटा, साइन कॉस में बदल जाता है। और जब आप sin 3π/2 प्लस थीटा में जाओगे तो वहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। और जब आप पाई 2π और पाई, जैसे साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ये भी तो हो सकता है ना, तो वहाँ पर जाओगे तो वो साइन ही रहता है साइन का। कॉस में जाओगे कॉस का कॉस ही रहता है। यानी π/2 और 3π/2 में तो बदल जाता है, और पाई और 2π में नहीं बदलता। कैसे, पहले क्या करते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा करते हैं, यानी कॉस में भी टेन में भी सबका करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है जब साइन π/2 प्लस थीटा करोगे, π/2 में कुछ जोड़ोगे थीटा, तो वो कहाँ जाएगा, दूसरे वाले चतुर्थांश में जाएगा। और दूसरे में आपको पता है कि साइन कॉसेक ही होते हैं धनात्मक। तो हमने क्या किया, जब साइन π/2 प्लस थीटा किया तो एक तो हमको पता है ये बदल जाता है कॉस में, और कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, कॉट टेन में। आपको 10th क्लास में ये वाले फॉर्मूले लिखाए गए थे, अब आपको सारे पढ़ने हैं, समझ रहे हो। आपको ये लिखाए गए थे साइन π/2 माइनस थीटा वाले। देखो π/2 माइनस थीटा ना, π/2 मतलब 90 में से कुछ घटाना है। अब 90 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ आओगे, पहले में ही तो आओगे ना, पहले में सारे धनात्मक होते हैं। तो इसलिए आपको जब वहाँ लिखाए गए थे तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन होता है, टेन π/2 माइनस थीटा कॉट होता है, कॉसेक सेक होता है, सेक कॉसेक होता है, और कॉट टेन होता है। ये आपको लिखाए थे। देखो यहाँ सारे के सारे धनात्मक हैं, ये आपको वहाँ से आते थे, लेकिन यहाँ समझ में आ गया कि क्यों होते हैं ऐसे। अब जब आप चले π/2 प्लस में आगे तो आपको पता है साइन और कॉसेक ही धनात्मक होते हैं, तो लिखा हमने सेम, प्लस थीटा वाले लिखे हैं, और ये जो बदल रहा था वही बदला है। बस हुआ क्या अंतर कि जब आप गए दूसरे चतुर्थांश में तो एक साइन वाला धनात्मक रहा और एक कॉसेक वाला धनात्मक रहा। ध्यान देना कि जो साइन कह रहा हूँ मैं, इधर साइड साइन देखना है आपने, इधर नहीं देखना है, ये तो बाद में आएगा ना, आंसर है ना ये तो हमारे। क्वेश्चन क्या है, ये तो ये साइन वाला और ये कॉसेक वाला तो देखो धनात्मक है, अब बाकी देखो ऋणात्मक है सारे। यानी अगर अब आपको कभी पूछ लिया जाए कि 10π/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो आपको पता है कि 10 होगा जो कॉट में बदल जाएगा, π/2 प्लस कह रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में तो साइन और कॉसेक ही होते हैं धनात्मक, तो 10 ऋणात्मक होगा, यानी माइनस कॉट थीटा होगा। 10π/2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, ऐसे आएगा। दो बन गए, यानी π/2 प्लस वाला हो गया, π/2 माइनस वाला हो गया। अब मैं पहले कहा था कि आपको π/2 ये प्लस वाले में आगे जाओगे, माइनस में पीछे आओगे, ये हो गया। अब मैंने कहा था कि 3π/2 में भी बदलता है, तो 3π/2 माइनस थीटा जब करोगे तो पीछे आओगे, उसमें आपको पता है 10 और कॉट धनात्मक होंगे। ये रहा माइनस वाला, इसमें 10 हो गया और कॉट हो गया, ये दोनों धनात्मक रहेंगे, बाकी ऋणात्मक। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा करोगे तो माइनस कॉस थीटा होगा। बदल वही रहा है, कॉस का साइन में, 10 का कॉट में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में, बस अंतर कितना है
कि आप जब 3π/2 माइनस थीटा कर रहे हो तो आप आ रहे हो तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में होता है tan और cot धनात्मक, तो हमने tan को तो धनात्मक में लिखा है और cot का भी जब कर रहे हैं तो धनात्मक में, बाकी सारे ऋणात्मक में। अब आप जब 3π/2 प्लस थीटा करोगे, 3π/2 यहाँ होता है प्लस थीटा, यानी चौथे में जाओगे। चौथे में cos और sec होते हैं धनात्मक, तो cos वाला देखो धनात्मक रहा, sec वाला धनात्मक रहा, बाकी सारे ऋणात्मक रहे। ये देखो ये सारे के सारे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को और पीछे करो, अच्छे से आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो लंबी और कन्फ्यूजन। 20 मिनट हो चुके हैं, देखो अभी किसी पे समझाने में है हम। अब आगे बढ़ते हैं। अब पाई की बात आती है। ये π/2 प्लस वाले यहाँ पढ़ लिए हमने 6, π/2 माइनस वाले 6, 3π/2 प्लस वाले 6, सो फॉर्मूले 3π/2 माइनस वाले 6, यानी कितने हो गए 24। अभी 24 और बचे। कैसे? पाई माइनस वाले करोगे, पाई प्लस वाले, 2π माइनस वाले करोगे तो 2π में से कुछ घटाओगे पीछे आएगा, और 2π में कुछ जोड़ोगे तो इधर आएगा। ठीक है, नहीं 2π प्लस करोगे तो आगे जाएगा, और 2π माइनस करोगे तो पीछे आएगा। समझ रहे हो? ये जैसे 0 था, फिर पाई आया, फिर 2π आया, फिर आगे 3π आएगा ना, फिर 4π आएगा, फिर 5π आएगा, फिर 6π, ये चलता रहेगा ना ऐसे ही। तो आगे धनात्मक पीछे ऋणात्मक, आगे धनात्मक पीछे ऋणात्मक, घड़ी ऐसे चल रही है। ठीक है, तो जब हम करेंगे साइन पाई माइनस थीटा तो पीछे आएगा, यानी इसमें साइन और कौशक धनात्मक होंगे। और आपको पता है पाई और 2π में नहीं बदलता, वही रहता है जो था। तो देखो जब हम यहाँ आए साइन पाई प्लस थीटा, तो पता है आपको साइन का साइन रहेगा, कॉस पाई प्लस थीटा कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कौशक का कौशक ही रहेगा, ये सेम ही रहेंगे। ठीक है, होगा क्या कि जब पाई प्लस में आए तो आपको पता है पाई यहाँ है, प्लस यहाँ वाले में आपको पता है टेन और कॉट धनात्मक होते हैं। तो देखो टेन वाले को धनात्मक लिखा, कॉट वाले को धनात्मक लिखा, बाकी सारे ऋणात्मक वाले चिन्ह के साथ हैं। ऐसे ही जब आप पाई माइनस थीटा में आए तो आपको पता है पाई यहाँ है, माइनस थीटा यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो क्या होता है साइन और कौशक धनात्मक होता है। तो साइन वाले को धनात्मक लिखा है, कौशक वाले को भी धनात्मक लिखा है, बाकी सारे ऋणात्मक हैं। अब मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा, पाई में बदलता नहीं है, और चिन्हों का तो आपको पता चल ही गया है। और π/2 और 3π/2 मतलब जहाँ बाई में अपॉन में 2 होगा ना वहाँ बदलेगा, और जहाँ पर कुछ नहीं होगा सिंपल होगा पाई 2π 3π, वहाँ नहीं बदलेगा। अब आगे बढ़े 7वां। अब 2π प्लस थीटा आपको पता है 2π यहाँ पे होता है, प्लस करेंगे तो पहले में आएगा, यानी सारे धनात्मक। तो यहाँ देखो सारे के सारे धनात्मक हैं। उसके बाद ये माइनस करोगे 2π में से तो यहाँ आओगे, यहाँ पे होता है क्या आपका कॉस और सेक धनात्मक। तो कॉस वाला देखो धनात्मक है, सेक वाला भी धनात्मक है, बाकी सारे ऋणात्मक हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ समझने वाला इसमें है ही नहीं। अब इससे ज़्यादा क्या समझ सकते हो बताओ? अब इतना आसान तो आपको कभी आएगा ही नहीं। इस पूरे को समझो, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो और अच्छे से आ जाएगा आपको वहाँ पर। समझ रहे हो? अब जरा देखना, कभी ये इतने 48 फॉर्मूले अगर आप ढूंढ दोगे ना, देखो 8 हैं, 8 जोड़े कराए हैं, 6 हर किसी में थे, 8 6 48। ये 48 फॉर्मूले कहीं नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे, शायद ही कहीं लिखे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कहीं ना कहीं तो होंगे, लेकिन जब ढूंढने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। ये था कल का काम। इसके आगे आज कुछ नए फॉर्मूले हैं। डिग्री माप को अगर आपने रेडियन में बदलना है, डिग्री माप को यानी 30 डिग्री को आपने पाई के रूप में लाना है। ठीक है, नहीं अब आपने नहीं ये तो दिया है ना, ये तो डिग्री माप निकालने का सूत्र है। ये देखो आप रेडियन माप, अगर आपको रेडियन यानी पाई के रूप में निकालना है तो आप क्या करोगे, डिग्री माप को गुणा कर दोगे पाई और 180 से। जैसे 30 डिग्री था आपके पास, इसको पाई बट्टे 180 से गुणा करोगे तो 30 6 यानी π/6 आ जाएगा। 30 डिग्री जो है वो π/6 कहलाएगा। ऐसे अगर आपको डिग्री माप में निकालना है, रेडियन माप में दिया है आपको पाई बट्टे 2 दिया है, तो आप क्या करोगे 180 बट्टे पाई से गुणा करोगे, पाई कटेगा 2 से 90 डिग्री आ जाएगा, यानी π/2 जो था वो 90 है। ध्यान देने वाली बात क्या है इन दोनों फार्मूलों में, ये नीचे पाई की जगह 22/7 होता है अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन तो फिलहाल इतना ही समझो। यानी ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हमें 30 डिग्री दिया है और हमें चाहिए रेडियन में, रेडियन माप, रेडियन आपको पता है पाई के रूप में जो भी होता है वो रेडियन में होता है। तो अगर आपको 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो रेडियन में क्या होता है, पाई ऊपर रहेगा और नीचे 180 रहेगा। ठीक है, अब आपको कहीं पर π/3 दिया है, अब आप चाहते हो इसको डिग्री में बदलना, तो डिग्री वाले से गुणा करोगे, यानी 180 डिग्री से गुणा करोगे और पाई नीचे रहेगा, यानी जिसमें बदलना है वो ऊपर रहेगा।
फिर आसानी से कटेगा 30 से 60, यानी 60 डिग्री कहते हैं पाई/3 को। आया, पहले चैप्टर में यही आने वाला है, दोबारा नहीं लिखाऊंगा फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी साइन 2n पाई प्लस एक्स हो या कॉस 2n पाई एक्स हो, तो वो साइन, आपको पता है कि पाई जहाँ पे अपॉन में 2 नहीं होता ना, अगर n की जगह 1 रख दोगे तो 2 पाई प्लस एक्स होगा साइन में, तो वह साइन एक्स ही बनता है। ऐसे ही अगर आप n की जगह 2 रख दोगे 4 पाई प्लस एक्स, तो वो भी साइन एक्स ही होता है, धनात्मक ही रहता है। यानी साइन और कॉस, ये धनात्मक वाले जहाँ पर भी आपको 2 के साथ में दिखेंगे वो धनात्मक होते हैं। फिलहाल इसकी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ये आपको आता है, पीछे आपको सब पढ़ाया गया है, अभी लिखाए थे जो। ठीक है, अगर कहीं पर साइन एक्स 0 दिया है तो एक्स बराबर क्या होगा, n पाई होगा। यानी साइन का मान 0 कहाँ कहाँ होता है, 0 डिग्री में, पाई में होता है, 2 पाई में भी। साइन पाई निकालोगे साइन 180 तो वो भी 0 ही होगा, साइन 2 पाई निकालोगे तो वो भी 0 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए x की जगह क्या आता है, n पाई आता है। n की जगह आप z मतलब 0, 1, 2 या माइनस में भी रखोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, ये लेकिन जब cos x 0 होता है तो x का मान जो 2n + 1 पाई/2 होता है। यानी n की जगह एक बार 0 रखोगे तो क्या आएगा, पाई/2, 1 रखोगे तो 3 पाई/2, 2 रखोगे तो 5 पाई/2। यानी इन जगहों पर cos x जो होता है, cos अगर पाई/2 निकालोगे तो 0 आएगा, cos 3 पाई/2 तो 0 आएगा, cos 5/2 तो 0 आएगा। तो शॉर्ट में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। साइन के लिए तो सिंपल n पाई है, और cos के लिए ये इस तरह से लिखना पड़ रहा है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये आगे कहीं ना कहीं आएगा। ये तीनों फार्मूले हमको पढ़ रखे हैं 10th क्लास में। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 + कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तीनों याद होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं साइन माइनस एक्स दिया हो, अंदर एंगल में अगर माइनस हो तो वो बाहर आकर माइनस में रहता है। अगर कॉस में अंदर माइनस हो तो वो गायब हो जाता है, कॉस एक्स ही हो जाता है। और टेन में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। यानी कहीं पर अगर आपको 3 चीज़ें दी हैं, साइन माइनस पाई/2, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन पाई/2 हो जाएगा। अगर कॉस के साथ दिया हो तो ये माइनस गायब हो जाएगा, कॉस पाई/2 ही आएगा। और टेन के साथ में माइनस बाहर आएगा। यानी कॉस एक ऐसा है जिसके साथ में गायब हो जाता है, और कॉस का उल्टा सेक होता होगा तो सेक में भी गायब हो जाता है वो बाहर आने पर। बाकी इनके साथ नहीं होता गायब। तो 3 ही लिखे हैं, बाकी 3 इनके सामने आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले ये भी हैं जो आपने रटने हैं, अब ये याद करने वाले ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। साइन एक्स प्लस वाई का अगर फॉर्मूला निकालो कहेगा कोई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। ये याद करना पड़ेगा, हाँ, ऐसे नहीं होगा। साइन एक्स माइनस वाई का याद करो रहेगा तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। यानी पहला याद है तो दूसरे में सिर्फ अंदर माइनस चिन्ह है, बाकी सेम है। प्लस वाले में ये है तो माइनस वाले में सिर्फ एक चिन्ह बदला है बस। ऐसे कॉस का भी होता होगा तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी प्लस वाले में यहाँ माइनस है और माइनस वाले में यहाँ प्लस है। ये दोनों भी सेम हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो आपको ये चारों याद करने हैं। अब आपको पता चला साइन का एक्स प्लस वाई है, कॉस का एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो टेन का भी होता होगा और कॉट का भी होता होगा। तो टेन का होता है टेन एक्स से टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। माइनस वाले का ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। ऐसे कॉट में एक्स प्लस वाई का ऊपर देखो अलग हो गया, चिन्ह अलग बन गया, पूरा ही अलग। ये नीचे जो चीज़ थी ना ये ऊपर आ गई है, और वो भी उल्टी होके आ गई है। कॉट एक्स कॉट वाई -1 और नीचे कॉट वाई कॉट एक्स। ये कॉट वाई पहले होगा प्लस एक्स बाद में, जबकि ऊपर देखो तो एक्स पहले वाई बाद में है। ऐसे ही माइनस वाले में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, नीचे प्लस था तो नीचे माइनस हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि ये पहले वाई वाला है फिर एक्स वाला है, जबकि एक्स वाले में जब पढ़ रहे हो 10 में तो ऊपर एक्स और वाई है। यानी ये याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई तरीका नहीं, इनका तो कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं पहले दिन इसलिए दिखा दे रहा हूँ सारे फॉर्मूले, कि आज अगर फॉर्मूले लिख लोगे तो पूरा चैप्टर खत्म होने तक याद हो ही जाएंगे। ठीक है, और बार बार फॉर्मूले हर एक्सरसाइज में नहीं लिखने पड़ेंगे। एक बार लिख लिया तो सभी प्रश्नावली जब 3.1 चलेगी 3.2 चलेगी सब जगह रिवाइज होते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं, यानी फिलहाल एक ही होता है साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक फॉर्मूला tan के रूप में 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब ये क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, कोई तरीका है ही नहीं। अगर 2x कह रहा हूँ तो 2x का आधा x होता है ना, अगर मैं साइन x कह दूँ तो x का आधा x/2 होगा। तो देख लो कि कहीं पर अगर साइन 2x दिया तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख रहे हो, लेकिन अगर साइन x दिया है
तो x/2 लिखना पड़ रहा है। ये सेम है 2 sin x/2 cos x/2, यानी आधा है। ठीक है, इसको हाफ एंगल फार्मूला भी कहते हैं, अर्धकोण सूत्र भी कहते हैं साइन कॉस में, यानी कोण का आधा कर रहे हैं हम। 2x को आधा करना है अगर, तो ये सूत्र लगाना है। अगर x को आधा करना है तो ये सूत्र लगाना है। और 2x का 10 के रूप में 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, फिर cos के 3 होते हैं, 1 2 3, ये चौथा वाला तो 10 के रूप में है। इसको फिर देखेंगे, पहले देखो cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है एक फॉर्मूला। दूसरा सूत्र है 1 - 2 sin स्क्वायर x। तीसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x - 1। ये अर्धकोण वाले हैं, यानी ये 2x है तो देखो यहाँ x है, x आधा है ये तीनों में। जैसे साइन का तो एक ही था, cos के 3 है, जहाँ जो ज़रूरत होगी उसको वहाँ रखना पड़ेगा। ऐसे अगर ये 2x में x है तो x में क्या होगा आपको पता है, x/2 होगा। x में क्या होगा, x/2 होगा। तीनों के साथ में 3 ये हैं तो इन्हीं के साथ में ये भी हैं। कहीं पर इस x के रूप में होता है तो हमें x/2 लिखना पड़ता है, कहीं 2x के रूप में होता है तो हमें x लिखना पड़ता है। ये 11th 12th हर जगह चलेंगे, मैं पहले से फिर से बोल रहा हूँ दोबारा से। 11 में भी चलेंगे, कक्षा 11 में, और कक्षा 12 में भी चलेंगे। समझ रहे हो, कहीं पर भी ये नहीं बदलने वाले हैं। और 10 के रूप में cos 2x का 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + x स्क्वायर। साइन का 10 के रूप में ये होता है तो cos का 10 के रूप में ये होता है फॉर्मूला। ये सूत्रों से ही है, पूरी कक्षा 11 की गणित तो ना पूरा सूत्रों पे बेस्ड है। फॉर्मूले आपको आते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर। अब कई लोगों को याद आएगा कि ऐसा ही तो हमने साइन के लिए भी पढ़ा था, सेम। बस क्या है अंतर, नीचे प्लस है साइन में तो tan में माइनस है। यानी याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि sin 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर। मतलब साइन में प्लस होता है और tan में माइनस होता है, और cos के लिए थोड़ा अलग सा है। तो याद तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मूले बचे हुए, कुछ ही बचे हैं मेरे ख्याल से, ये हैं अभी फ़िलहाल, थोड़े देख लेते हैं। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin³ x। साइन का साइन के रूप में, 3x का x के रूप में, मतलब 3x को 3 से भाग दे दिया, सिंगल बना दिया। ऐसे cos 3x का होता है 4 cos³ x - cos 3 cos x। tan 3x का भी होता है 3 tan x - tan³ x अपॉन 1 - tan स्क्वायर। पूरे के पूरे फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा आगे आने वाले टाइम में। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आप कहोगे अरे ये फॉर्मूले याद होते थे, तो क्वेश्चन तो बहुत छोटे से हैं ये बच्चों वाले, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं है, जीरो है फिर। ठीक है, अब देखो एक जगह तो हमने पढ़ा था sin x + y, अंदर x + y था, ये अलग चीज़ है, ये अलग है sin x + y। ऐसा मत सोचना कि साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, नहीं होता ऐसे। तो वो अलग फार्मूला था, ये अलग। sin x + sin y का होता है 2 sin x + y/2 इंटू cos x - y/2। एक बार जोड़कर 2 से भाग दिया, एक बार घटाकर। और ध्यान रखना है जब sin x sin y कहेगा तो एक साइन है एक cos है। माइनस वाले में ऐसा ही नहीं है, अलग है पूरा। ठीक है, अब यहाँ 2 cos x + y/2 sin x - y, यानी साइन प्लस के साथ था, यहाँ cos माइनस के साथ था, यहाँ उल्टा हो गया, cos आ गया प्लस के साथ, साइन आ गया माइनस के साथ। अब cos x + cos y हुआ तो यहाँ भी cos होता है, यहाँ भी cos होता है। cos x - y यहाँ साइन होता है, यहाँ साइन होता है, माइनस वाले में साइन होता है, एक आगे माइनस चिन्ह आता है, इसलिए इंपोर्टेंट फार्मूला ये वाला, इसको इंपोर्टेंट कह देना क्योंकि इसमें एक माइनस चिन्ह आ गया होता है। ठीक है, बाकी ये याद करने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं। ये है एक अलग फार्मूला, इनका तरीका है कैसे है। आपने ये वाले फार्मूले पढ़े थे, ये चारों, अगर शुरू के 2 को जोड़ दोगे, शुरू के 2 को जोड़ते हैं एक फार्मूला बनेगा, घटाएंगे दूसरा बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे लास्ट के 2 को, तीसरा फार्मूला बनेगा, लास्ट के 2 को घटाएंगे, चौथा फार्मूला बनेगा। शुरू के 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो इधर sin x + y प्लस sin x - y होगा, और इधर देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये एक जैसे हैं तो क्या आएगा 2 sin x cos y। यानी क्या बन गया सूत्र, 2 sin x cos y बराबर sin x + y प्लस sin x - y। तो जरा देखो पहला क्या लिखा है हमने, 2 sin x y इंटू वाई का sin x + y प्लस sin x - y। फिर एक बार घटा दो इन दोनों को, घटाओगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा sin x + y माइनस sin x - y, ये हो जाएगा 2 cos x sin y। तो देखो 2 cos x sin y का लिखा है, ये आया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, इन अब लास्ट के 2 को घटाओ जोड़ो, एक बार जोड़ लेते हैं, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos x cos y का cos x + y प्लस cos x - y। अब जरा देखो फिर
2 cos x cos y ये आ गया। अब एक बार दोनों को घटा दो, लास्ट के दो को, तो आपका घटाने पर क्या हुआ, ये कट गया। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, यहाँ ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो -2 sin x sin y होगा। तो देखो -2 sin x sin y, तो ये आ गया। तो यानी आपको वो 4 फॉर्मूले अगर याद है तो ये 4 तो अपने आप ही बना लोगे आप कहीं पर भी। बीच के ये वाले 4 अलग से याद करने पड़ेंगे। इनका तरीका फ़िलहाल अभी इसमें नहीं है। इनका भी तरीका होता है लेकिन वो लंबा तरीका है, तो उससे अच्छा डायरेक्ट याद करना ही आपके लिए अच्छा होगा। इतना हो गया। अब बचे हैं थोड़े से फॉर्मूले। अगर कहीं पर साइन एक्स और साइन वाई बराबर दिए हों, तो एक्स और वाई के बीच में अगर संबंध निकालना हो तो आप ऐसा नहीं करोगे कि साइन साइन कट गया भैया एक्स बराबर वाई आ गया। ये नहीं चलता है त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो क्या होगा, अगर साइन एक्स साइन वाई इक्वल है तो एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की घात एन इंटू वाई होता है। ये सूत्र ही होता है और डायरेक्ट लिखना ही होता है। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा आपको। एक्स और वाई के बीच साइन में, कॉस में, अगर कॉस एक्स और कॉस वाई बराबर हो तो एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये भी याद करना पड़ेगा। और टेन एक्स और टेन वाई बराबर हो तो एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। यहाँ सिर्फ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस और अंदर माइनस है। तीनों एक साथ याद करने पड़ेंगे, एक ही जगह पर यूज होंगे। एक तरह के क्वेश्चन होंगे जिनमें ये 3 यूज होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आपको पता है कि अगर इस तरह से कोण बन रहा हो, ये त्रिज्या हो और ये चाप हो, तो आपको ये फार्मूला तो आता ही होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण थीटा है, चाप एल है तो चाप की जगह एल रखा, त्रिज्या की जगह आर रखा। फिर ये दोनों गुणा में चले गए, ठीक है, आर और थीटा, तो एल बराबर आर थीटा आ गया। ये जरूरत पड़ेगी पहले चैप्टर में इसकी, और वही रेडियन में बदलने वाले की। तो इतने फॉर्मूले लिख लो और समझो जितना समझ सकते हो। जितना कोशिश की मैंने समझाने की, इससे ज़्यादा समझने वाला इसमें है नहीं। सूत्रों को याद करने का सबसे आसान तरीका यही था, इससे आसान फ़िलहाल नहीं है। अगर कुछ ऐसा मिला तो मैं आगे और पढ़ाऊँगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज कल से नेक्स्ट वीडियो से शुरू होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।